नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और आप सबका स्वागत है आज के स्टॉक मार्केट बिजनेस एंड फाइनेंशियल अपडेट्स में। दुनिया भर के सारे इवेंट्स को यहाँ पर मैं आपके लिए लेकर आता हूँ पिक करके, एंड हम लोग उसे एनालाइज करते हैं एंड हम लोग कोशिश करते हैं कि हम समझें कि हमारे पोर्टफोलियो, हमारे पैसे, हमारे पर्सनल फाइनेंस पर क्या इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्या नेगेटिव है या पॉजिटिव है हमारे लिए। तो ऐसी वीडियोस अगर आपको रोज़ पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को भी लाइक कर सकते हैं। शुरुआत करूँगा मैं सबसे पहले आर्टिकल से, और ये है हमारी आईटी इंडस्ट्री के बारे में। आईटी इंडस्ट्री वो कंपनीज स्पेसिफिकली जो यूएस में ऑपरेट करती हैं, काफ़ी हेविली ऑपरेट करती हैं, जैसे टीसीएस, इन्फोसिस। अब हुआ यह है कि टीसीएस और कॉग्निजेंट ये उन 10 कंपनीज में से एक हैं जो इस टाइम पे यूएस के रडार पर आ चुकी है। क्यों? अब इन्हें ईमेल मिला है यूनाइटेड स्टेट्स के सेनेट कमेटी से। जुडिशरी क्वेश्चनिंग की बात चल रही है यहाँ पे कि आप जिस तरीके से हायरिंग कर रहे हो और फायरिंग कर रहे हो यूएस में लोग एम्प्लॉयज़ की, ये सही नहीं लग रहा है इन्हें। सबसे पहले तो इनका ये कहना है, और बड़े बड़े जायंट्स को भेजा गया है, ये एप्पल, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, टीसीएस सबको। एंड यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जो इनका H1B हायरिंग प्रैक्टिस है ना, ये सही नहीं है, और इनके पास इन्हें समय भी दिया गया है 10 अक्टूबर तक का कि आप इसे रिस्पॉन्ड करो। सबसे पहले तो इनका कहना है कि जो हाई एम्प्लॉयमेंट रेट इवेल्युएट करना है अमेरिकन टेक वर्कर्स का, और ये कह रहे हैं कि जो मासिव ले ऑफ हो रहा है ना इस टाइम पे, जो निकाला जा रहा है एम्प्लॉयज़ को, ये सारे वो एम्प्लॉयज़ हैं जो ज़्यादातर अमेरिकन है। जैसे टीसीएस ने कहा है कि 12,000 एम्प्लॉयज़ को वर्ल्ड वाइड ग्लोबली निकाला जाएगा, ठीक है, इंक्लूडिंग अमेरिकन स्टाफ। फॉर एग्जांपल टीसीएस ने भी ले ऑफ कर दिए हैं कितने, 5 डज़न एम्प्लॉयज़ इन्होंने जैक्सनविल ऑफिस से निकाले हैं, मतलब करीब 50-60 लोग। अब इनका ये कहना है कि टीसीएस जब अमेरिकन एम्प्लॉयज़ को निकाल रहा है तो ये H1 वीज़ा क्यों फाइल कर रहा है दूसरे वर्कर्स के लिए जो फॉरेन वर्कर्स हैं, और जितना भी होम ग्रोन अमेरिकन टैलेंट है वो यहाँ पे साइड लाइन हो चुका है। तो वी फाइंड इट हार्ड टू बिलीव, ये बिलीव करना बड़ा मुश्किल है कि टीसीएस को कोई एक भी अमेरिकन नहीं मिला, जो ऑलरेडी इतना फायर हो चुका है उनमें से एक भी ऐसा अमेरिकन नहीं मिला जो काम कर सकता था, जिसकी जगह पे इन्हें H1B से बाहर से लोगों को लाना पड़ रहा है। तो इनका कहना है कि टीसीएस ऑलरेडी अंडर इन्वेस्टिगेशन है इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कमीशन द्वारा, कि यहाँ पे एलिगेशंस हैं कि इन्होंने फायर किया है ओल्डर अमेरिकन वर्कर्स को न्यूली हायर्ड साउथ एशियन H1B एम्प्लॉयज़ के फेवर में। और यहाँ पे लास्ट ईयर अगर आप देखेंगे तो अभी सिमिलर ईमेल भेजा गया है कॉग्निजेंट को, क्योंकि लास्ट ईयर फेडरल जूरी ने कंडक्ट किया था एक कॉग्निजेंट इंटरनेशनली की। यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि कॉग्निजेंट ने भी इंटेंशनली यही किया है, और इन्होंने किया ये कि जितने भी इनके अमेरिकन वर्कर्स थे यहाँ पे तो अच्छा ले ऑफ हुआ, इसको इन्होंने रिप्लेस किया अपने H1B वर्कर्स से। तो कंपनी इन क्वेश्चन यहाँ पे कॉग्निजेंट है, टीसीएस है, और भी बहुत सारी कंपनीज हैं जो बड़ी कंपनीज हैं, जैसे कि चाहे वो मेटा हो, चाहे वो एप्पल हो, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट हो। तो यहाँ पे ये पिनिटिव डैमेजेस के लिए लायबल हो सकते हैं, इनका ये कहना है, इस आर्टिकल का ये कहना है। और कहीं ना कहीं देखना होगा कि क्यों ऐसा हो रहा है कि कंपनीज अमेरिकन को फायर करके बाहर से जो H1B वर्कर्स आ रहे हैं उन्हें हायर कर रही है। अब बात करूँगा अगले आर्टिकल की, और ये है हमारे कंजम्पशन से रिलेटेड। हमने डिस्कस किया था कि जीएसटी क्योंकि गाड़ियों पे काफ़ी कम हुआ है तो गाड़ियों की डिमांड बहुत अच्छी रहेगी। कई लोगों ने क्या किया, गाड़ी के शेयर लेना चाहिए, ऑटोमोबाइल शेयर लेना चाहिए। हालांकि बहुत अच्छी मोमेंटम भी आई है, तो वैसी जो चीज़ें इन्हें लग रहा है कि जिनकी सेल्स बढ़ेगी उसका वो क्या कर रहे हैं, शेयर्स खरीद ले रहे हैं। लेकिन आपको ये देखना है कि यहाँ पे पैसे रियली कौन कमाएगा अगले 10 सालों तक। जैसे कि कार ज़्यादा बिकेंगी तो कार कंपनी एक बार कमाएगी, हमने डिस्कस किया था, लेकिन जो कंपनी एनर्जी प्रोवाइड कर रही है, लेट्स से डीजल, पेट्रोल, LNG, CNG, वो तो अगले 15 साल तक कमाएगी जब तक वो कार सड़क पे है। दूसरा, और इलेक्ट्रिक व्हीकल होगा तो इलेक्ट्रिसिटी वाली कंपनीज कमाएंगी यहाँ पे, राइट। वैसे ही अगर आप देखेंगे तो गाड़ी खरीदने के लिए जो लोन, गाड़ियाँ तो मैक्सिमम लोन पे बिक रही हैं, तो जो फाइनेंसिंग कंपनीज है वो भी कितना अच्छा पैसा यहाँ पे कमा सकती हैं। तो यहाँ पे गेन्स एक्सपेक्टेड है व्हीकल फाइनेंस कंपनीज के लिए। GST 2.0 आया है, इससे रूरल इकोनॉमी रिवाइव हो रही है, गाँव देहात में अच्छी खासी जो आपको देखेंगे एक्टिविटीज़ है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। फर्दर इंटरेस्ट रेट कट्स भी आ रहे हैं, इसके भी चांसेस हैं, तो इसकी वजह से अपस्विंग आ सकता है डिमांड में फॉर ऑटोमोबाइल्स। इन टर्न इससे इंप्रूव हो सकते हैं प्रॉस्पेक्ट्स नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के लिए, जहां पे लार्ज व्हीकल फाइनेंस पोर्टफोलियोज हैं। तो व्हीकल फाइनेंस एक म्यूटेड मैं कहूँगा यहाँ पे डिमांड रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं रही। जैसे अगर गाड़ियाँ कम बिकेंगी तो इससे ये नहीं कि गाड़ी कंपनी का नुकसान होता है, इससे नुकसान ये भी होता है कि जो कंपनीज व्हीकल फाइनेंस में स्पेशलाइज करती हैं उनकी ग्रोथ भी कम हो जाती है। तो जब गाड़ी की बिक्री बढ़ना शुरू होगी तो आप सोच रहे हैं टायर कंपनीज का फ़ायदा होगा, जो व्हीकल फाइनेंस करती हैं, लोन देती हैं, उनका फ़ायदा होगा, राइट। बहुत सारी कंपनीज का फ़ायदा होगा, बहुत ही बड़ा सेक्टर है ऑटोमोबाइल, बहुत ही ज़्यादा लिंक्ड है दूसरे सेक्टर से। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो जीएसटी रिफॉर्म्स है इससे कहीं ना कहीं 7 से 8% दाम घटने वाले हैं, किसके, पैसेंजर व्हीकल्स के और कमर्शियल व्हीकल्स के। और एनबीएफसी जैसे कि श्रीराम फाइनेंस, चोलामंडलम,
M&M फाइनेंस, L&T फाइनेंस, इनका बहुत ही ज़्यादा हाई व्हीकल एक्सपोजर है, ये गाड़ियों पे बहुत ज़्यादा लोन देते हैं। तो जो गोइंग फॉरवर्ड जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन हैं ये इंप्रूव हो सकते हैं, और जो रेट कट्स हैं ये भी इन्हें काफ़ी बेनिफिट देंगे, और हेंस जो इनका नेट इंटरेस्ट इनकम है ना, ग्रोथ है, ये भी काफ़ी इंप्रूव हो सकता है सेकंड हाफ के लिए ऑफ दी फाइनेंशियल ईयर 2026। अगर आप छोटे पैसेंजर व्हीकल्स की बात करें और टू व्हीलर्स की बात करें तो बिगेस्ट विनर्स हैं, जहाँ पे 8% के प्राइस कट्स हैं और होप है डबल डिजिट डिमांड बूस्ट का। अगर मैं इंटरनल कंबशन व्हीकल्स की बात करूँ, ठीक है, इनके गेन की बात करूँ सिर्फ, तो सिंस जो टैक्स डिफरेंशियल है वर्सेस ईवी ये रिड्यूस हो चुका है कहीं ना कहीं। वाहन रजिस्ट्रेशन का आप डेटा देखो, अप्रैल से अगस्त तक जितने वाहन रजिस्टर हुए हैं इंडिया में आरटीओ में, वो भी म्यूटेड रहा टू व्हीलर्स के लिए, और पर्सनल व्हीकल्स के लिए 1.5 से 2% की खाली ग्रोथ आई है। तो मैं आपको बिल्कुल रियल डेटा बता रहा हूँ ये, ठीक है। और ट्रैक्टर्स वगैरह की देखोगे आप तो ट्रैक्टर्स की 11% ग्रोथ आई है ईयर ऑन ईयर, तो ट्रैक्टर्स में इतना बढ़िया ग्रोथ, लेकिन पैसेंजर व्हीकल्स में म्यूटेड डिमांड रहा, ठीक है, बहुत अच्छा ग्रोथ नहीं रहा। तो ये कहीं ना कहीं अब पलटता हुआ हमें नजर जरूर आएगा। और स्पेसिफिकली टू व्हीलर में फोकस लोगों का सबसे ज्यादा कहाँ है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में। लोग टू व्हीलर जो खरीदते हैं वो ये देखते हैं कि भाई कितने पैसे बच रहे हैं मेरे, माइलेज कौन सी है, सबसे बढ़िया माइलेज कहाँ मिल रही है। और कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक टू व्हीलर की जैसे रेंज बढ़ते जाएगी और प्राइस घटता जाएगा, जो टू व्हीलर पेट्रोल वाली गाड़ियां हैं इनका सर्वाइव करना तो बड़ा मुश्किल होगा अगले कुछ सालों में। अगर मैं बात करूं फ्यूचर की, आप पैसा आज के लिए नहीं लगा रहे हो, आप ये मत बोलना कि अरे यार अभी तो मैं देख करके आया हूँ इतना अच्छा नहीं है, अभी पेट्रोल वाली बढ़िया नहीं। आप अगले 10 साल का सोच के पैसा लगा रहे हैं, आप अगले 10 साल में देखिए क्या चेंज आने वाला है, आप चेंज पे पैसा बेट कर रहे हैं, राइट। तो या तो आप कह रहे हैं कि चेंज नहीं आएगा, या तो आप कह रहे हैं चेंज आएगा। तो यहाँ पे देखना होगा कि किस तरीके से इन्वेंट्री इनकी रहती है, यहाँ पे इन्वेंट्री अब्जॉर्ब हो पाती है नहीं हो पाती है, ये एक काफ़ी बड़ा क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे। बट फाइनेंस कंपनीज यहाँ पे ज़रूर मैं कहूँगा रेडार पे हैं इन्वेस्टर्स के। चाहे आप चोलामंडलम फाइनेंस को देखें, सबके एसेट क्वालिटी में सॉफ्टनेस आई थी, स्पेसिफिकली जो व्हीकल फाइनेंस वाला सेक्शन है। तो श्रीराम से लेकर के जितने भी L&T फाइनेंस, महिंद्रा फाइनेंस है, सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस बार बढ़िया ग्रोथ आ सकती है, बढ़िया मोमेंटम देखने को मिल सकता है। लोन के मामले में भी गाड़ियाँ क्योंकि बिकनी है किस पर, लोन पर। अगले आर्टिकल की बात करूंगा, यह है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के बारे में। कई बार ऐसा लगने लगता है कि यार इलेक्ट्रॉनिक्स तो बहुत ही ज़्यादा अब ओवर वैल्यूड हो गए हैं स्टॉक्स, जो कि बात सही है। अगर आप खाली पी रेशो देखोगे तो खाली पी रेशो के बेसिस पे ही जो जितना वो कमा रहे हैं उसके बेसिस पे वैल्यूएशन तो बहुत बढ़ गई इनकी, बड़ी तेज़ी से बढ़ी है, और इस हिसाब से इतना तो इनकम नहीं बढ़ा, राइट। लेकिन लोग कहीं ना कहीं ये देख रहे हैं कि भाई आज की बात नहीं कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं अगले कुछ सालों की। जैसे कि अगले कुछ सालों में जिस हिसाब से डिमांड है इंडिया में और जिस हिसाब से ये सेक्टर है इस टाइम पे, ये सेक्टर ही कई गुना बढ़ सकता है। लोगों की एक्सपेक्टेशंस मैं आपको बता रहा हूँ, मैं कोई प्रोजेक्शन नहीं कर रहा हूँ सेक्टर के बारे में, जिसकी वजह से आज भी अगर आप देखोगे तो इनका पी रेशो बड़ा प्रीमियम पे ट्रेड करता है। अब इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, और गवर्नमेंट ने यहाँ पे क्या किया था, एक प्लान लॉन्च किया था जिसमें 1.1 ट्रिलियन रुपए का प्रपोजल आया है जी। तो गवर्नमेंट ने रिसीव किया है इन्वेस्टमेंट प्रपोजल, जहाँ पे 1.15 ट्रिलियन रुपए का पोर्टफोलियो इंटरेस्ट आया, प्रपोजल आया 250 कंपनीज से, ठीक है। 22,919 करोड़ का इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम था, ACMS। और जो यूनियन मिनिस्टर हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, इनका कहना है जो ट्रस्ट है जो वर्ल्ड ने डेवलप किया है फॉर इंडिया ओवर पास्ट 11 ईयर्स इन फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट कमिटमेंट्स, वो यहाँ पे हमें कहीं ना कहीं इस टाइम पे दिख रहा है, ठीक है। क्योंकि 250 कंपनीज का इंटरेस्ट था ना, और 1,13,000 करोड़ के प्रपोजल्स यहाँ पे इन्हें आए हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे प्रपोजल्स कन्वर्ट होंगे, बट स्टिल इट्स बुलिश। एंड फर्स्ट अप्रूवल अगर आप देखोगे ACMS में तो एक्सपेक्टेड है कि इशू हो जाएगा अगले कुछ ही महीनों में, और प्रोडक्शन शुरू हो सकता है 2026 के एंड से। तो यहाँ पे जो 250 एप्लीकेशंस आए हैं उसमें मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने रिसीव किए 87 फ्रॉम कंपनीज जो MSMEs है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। ये कह रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल कंपोनेंट्स बनाएंगे। और जो दूसरे 22 कंपनीज हैं वो प्रपोज करें इन्वेस्टमेंट ऑफ 8,642 करोड़। इन्होंने कहा है कि ये डिस्प्ले मॉड्यूल्स बनाएंगे और सब असेंबली लाइंस बनाएंगे इंडिया में। और 14 कंपनीज ने प्रपोज किया इन्वेस्टमेंट 6,200 करोड़ का, जहाँ पे इनका कहना है कि हम कैमरा मॉड्यूल सब असेंबली यूनिट्स बनाएंगे। तो इस मनी 43 एप्लीकेशंस हैं जो इन्होंने रिसीव किया है वेरियस कंपनी से, इंक्लूडिंग MSMEs फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ PCBs। मीनवाइल 16 कंपनीज है जिन्होंने प्रपोज किया इन्वेस्टमेंट्स ऑफ 35,813 करोड़, और ये मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं एनक्लोजर्स, मोबाइल डिवाइसेस के लिए, IT हार्डवेयर के लिए, रिलेटेड प्रोडक्ट्स के लिए। आई वुड से जो 60% एप्लीकेशंस हैं वो हैं MSME प्लेयर्स से ज़्यादातर, जो माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस हैं। और ये बहुत ही हार्टनिंग है क्योंकि स्मॉल प्लेयर्स को काफ़ी कॉन्फिडेंस आया है इस प्रोग्राम के बारे में, ये कहना है गवर्नमेंट का, और ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर हो सकता है। बट वी हैव टू सी जो ये पॉलिसी बना रहा है वो इसके बारे में बुराई नहीं करेगा, राइट।
कभी ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो ऑब्जेक्टिवली हमें सोचना है। तो एमएसएमईज़ ने अप्लाई किया है, 60% एमएसएमईज़ हैं, राइट? जिन्होंने अप्लाई किया है, इसका मतलब कहीं न कहीं इंडिया में डेप्थ आ रही है, राइट? हम कहेंगे जब डेप्थ तभी आती है जब छोटे माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस भी होते हैं जो अच्छा पैसा कमा पाते हैं मार्केट में। जो कंपनीज़ में आप देखिए कि जो बुलिश रहते हैं अपने फ्यूचर को लेकर के। तो जो प्रोडक्शन टारगेट है 4.56 ट्रिलियन रुपीज़ का अंडर ईसीएमएस, उसमें 250 कंपनीज़ ने प्रोवाइड किया है प्रोडक्शन एश्योरेंस। इन्होंने कहा है कि 10 ट्रिलियन रुपीज़ तक का तो प्रोडक्शन हम कर देंगे बड़े आराम से। ओवरऑल बेसिस पे अगर आप टोटल करोगे, और वन सिंगल कंपनी ने प्रपोज किया है कि 22,000 करोड़ इन्वेस्ट करेंगे, जो हाईएस्ट एवर है इस सेगमेंट में। तो एक ही कंपनी द्वारा आया है 22,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट। तो यूनियन गवर्नमेंट ने यहाँ पे अप्रैल को अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इन्हें नोटिफाई किया गया और ये अप्रूव हुआ है बाय कैबिनेट ऑन 1 मई। तो यहाँ पे हम रॉबस्ट कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम बनाना चाहते हैं। एंड इंडिया का गोल ये है दैट हम लोग सेल्फ रिलायंट बने, सेल्फ सफिशिएंट बने व्हेन इट कम्स टू मैन्युफैक्चरिंग मोबाइल फोन्स और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं, चाहे उसमें हम रेयर अर्थ मेटल्स से रिलेटेड चीज़ें हों हमारी, हम सेमीकंडक्टर्स की अगर बात करते हैं तो उसकी, इलेक्ट्रिक मोटर्स की बात करते हैं, सारी चीज़ें हम चाहते हैं कि हम लोकली प्रोड्यूस कर पाएँ एंड सेल्फ सफिशिएंट बन पाए इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी। तो अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे हैं, ध्यान से ढूंढें। स्टॉक स्पेसिफिक आपको अच्छी रिसर्च करनी होगी, तभी आपको अच्छे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ दिखाई देंगी। बिल्कुल सही वैल्यूएशन पे भी होना चाहिए वो। पेशेंस जो मैं कहूँगा यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।